शुरू में हम एक औरत का तारुफ करवाते हैं जिसका नाम लॉरा है और उसकी कमांड के तहत फौजियों ने रोशनी के लिए कई सिग्नल फ्लेयर्स फायर किए। फ्लेयर्स के गिरने के बाद लॉरा घबराहट के साथ आगे बढ़ी। फौजियों ने जल्दी से अपने हथियार पकड़े और आगे की तरफ निशाना बनाया। फौजी ग्रुप में देखा जा सकता था कि ये तमाम फौजी औरतें थीं, लेकिन इनकी आंखों में कोई खौफ नहीं था। जब सामने से गराहटें आईं तो वो पीछे हटने से इनकार करती हुई मोराल बढ़ाने के लिए बुलंद आवाज में चीखती हैं। इस मकाम पर इफरीतों का एक ग्रुप नजर आया। लॉरा ने फौरन फौजियों की क़यादत करते हुए इफरीतों के खिलाफ खूनी जंग शुरू की। मंजर विला की तरफ मुंतकिल होता है, जो अपने बाप से पूछती है कि ये फ्रीद कहाँ से आए हैं। लॉरा के शौहर स्टीवन ने सवाल का जवाब दिया। कई साल पहले जमीन पर अचानक एक खलाई दरार जाहिर हुई। दूसरे दुनिया से फ्रीद इस दरार के जरिए जमीन पर आए। वो पागलों की तरह शहरों को तबाह करते और इंसानों का शिकार करते हुए। इनके पास न सिर्फ तेज पंजे और दांत थे, बल्कि इनके जिस्मों में वायरस भी थे। अगर इनसे खरोंच लग जाए तो वायरस इंसानों को भी इफरीतों में तब्दील कर देता। लेकिन अब तक ये वायरस सिर्फ मर्दों को मुतासिर करता है। जैसे जैसे मर्दों की तादाद कम होती गई, इफरीतों से लड़ने की जिम्मेदारी औरतों पर आ गई। अपनी बेहतरीन क़यादत की सलाहियतों के साथ लॉरा फौजियों की लीडर बन गई। जब इफरीत इंसानी कैंपों पर हमला नहीं कर रहे होते तो लॉरा घर में रहकर अपनी बेटी विल्ला के लिए टोपियां बुनती या माजी की दुनिया की खूबसूरती के बारे में कहानियां सुनाती। वो कहती कि इस वक्त जमीन रंगीन थी, बहुत खूबसूरत और पुरामन। वहां बहुत से प्यारे जानवर भी थे। विल्ला ने पूछा कि क्या अब भी उन्हें पाया जा सकता है। लॉरा ने कहा कि उनमें से कुछ बाकी होने चाहिए। वो सिर्फ ये नहीं जानते कि वो कहाँ छुपे हुए हैं। वो पक्का यकीन रखती थी कि एक दिन इंसान इफरीतों को भगा देंगे और अपनी दुनिया में अमन बहाल करेंगे। बाद में लॉरा और उसके शौहर ने अपनी बेटी की सालगिरह मनाई। फिर उसने अपनी माँ का तैयार करदा तोहफा खोला, एक टोपी जो बुनने में बहुत वक्त लगा था। विला ने कहा कि उसे ये पसंद है। ये देखकर स्टीवन ने भी अपना तैयार करदा तोहफा निकाला। जब उसने खोला तो उसे एक छोटा बुना हुआ जानवर मिला, लेकिन वो उसे पहचान ना सकी। स्टीवन ने कहा कि ये कुत्ता है और उम्मीद की कि एक दिन एक हकीकी कुत्ता मिल जाएगा। जैसे ही वो बोल चुका, एक फौजी ने अचानक लॉरा को मुतला किया कि जाने का वक्त हो गया है। वो जानते थे कि ये कैंप अब महफूज नहीं है। स्टीवन ने फौरन अपनी बेटी को कहा कि अपनी ज़रूरी चीज़ें पकड़ ले। जबकि उसकी बेटी अपने कमरे में चीज़ें लेने गई, लॉरा ने अपने शौहर को कुछ बुरी खबर सुनाई। उन्होंने मजीद फौजी खो दिए हैं। स्टीवन ने उसे तसल्ली दी, कहते हुए कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा। बात करते हुए उसने तशवीश के साथ लॉरा के चेहरे पर जख्म को हल्के से छुआ। उसने उसे कहा कि फिक्र ना कर, 72 घंटे गुजर चुके हैं। उसने इन्फेक्शन की कोई अलामत नहीं दिखाई, जिसका मतलब है कि वो महफूज है। फिर 3 अफराद का खानदान दीगर इंसानी जिंदा बच जाने वालों के साथ इमारत से निकला। वो गाड़ी में सवार होने वाले थे जो फौजियों की निगरानी में नाकाबिले तस्खीर कैंप की तरफ जा रहे थे। लॉरा ने कहा कि उसे काफिले की क़यादत करने की जरूरत है। उसने अपनी बेटी को कहा कि फौरन अपने बाप की बात सुने। फिर वो पीछे मुड़कर देखे बगैर चली गई। चंद सेकंड बाद सब गाड़ी में सवार हो गए। बिल्ला परेशानी से अपने बाप के साथ टेक लगाकर बैठी। वो दिल ही दिल में दुआ करती रही कि सब ठीक हो जाएगा। इस मकाम पर उनके पास एक फौजी तनाव को कम करने की कोशिश करते हुए मर्दों को मुतासिर करने वाले फ्रीतों के बारे में बात करने का आगाज किया। उसका ख्याल था कि औरतें भी मुतासिर हो सकती हैं, लेकिन औरतों की असबी साख्त पेचीदा है। वायरस उनके साथ कुछ नहीं कर सकता। मर्दों के दिमाग सादा और एक जहती हैं, इसीलिए वो आसानी से मुतासिर हो जाते हैं। विला के अराज का तनाव भी कम हो गया। वो अपने बाप की बाहों में पेक लगाकर सो गई। लेकिन चंद मिनट बाद अचानक कई तेज गोलियों की आवाजों ने उसे जगा दिया। विला ने घबराहट में अपने बाप की तरफ देखा। उसने इशारा किया कि खामोश रहे। इस लम्हे एक गाड़ी में फौजियों को पता चला कि कुछ गलत है। उन्होंने सबको जगह पर रहने को कहा और फिर गाड़ी से निकलकर फौरन कुमक देने गए। फौजियों के निकलने की कुछ देर बाद ही किफरीत गाड़ी के पास से गुजरा। गाड़ी में सब इतना डर गए कि सांस लेने की हिम्मत नहीं थी। अचानक एक औरत को इफरीत ने गाड़ी से बाहर खींच लिया। ये देखकर सब घबराहट में भागने लगे। जैसे ही वो गाड़ी से निकले, वो सीधा इफरीतों की तरफ भागे। फौजियों की कवरिंग फायर के बावजूद इफरीतों ने बहुत से इंसानों को पकड़ लिया, क्योंकि इनके जिस्म पर हमला करने से वो नहीं मरते, सिर्फ इनका सर काटने से काम होता। विल्ला, जो इस तरह के मंजिर कभी नहीं देखे थे, खौफजदा हो गई। तेज गोलियों के धमाके के बाद किसी ने चाकू से इफरीत का सर काट दिया। ये लॉरा थी जिसने बरवक्त इन्हें बचाया। इन्हें करीबी जंगल की तरफ भागना चाहिए, इस तरह इनकी बका के इम्कानात ज्यादा होंगे। इस मकाम पर एक फौजी ने अपना हथियार एक बूढ़े आदमी की तरफ निशाना बनाया। आदमी के बाजू पर खरोंच लगी थी। फौजी पहले ट्रिगर खींचने को बर्दाश्त नहीं कर सकी, लेकिन जब उसने देखा कि वो तब्दील हो रहा है तो उसने ट्रिगर खींच दिया। लॉरा ने दूर से गराहटें सुनी। वो जानती थी कि मजीद इफरीत उनका पीछा कर रहे हैं। उसने सबको कहा कि फौरन अगले कैंप की तरफ भागें, जबकि वो और फौजी पीछे रहकर कवरिंग करेंगे। स्टीवन ने हिचकिचाहट नहीं की। वो जानता था कि उसकी बीवी लड़ाई में मरने के लिए तैयार है। उसने फौरन अपनी बेटी को दरिया की तरफ भगाया। एक शौकीन मछियारे की हैसियत से उसके पास दरिया के करीब एक कश्ती थी। स्टीवन ने फैसला किया कि अपनी बेटी को एक वीरान जजीरे पर ले जाकर छुपा देगा, लेकिन चंद सेकंड खुश होने से पहले जंगल से मदद की पुकार आई। स्टीवन की फिर एक आदमी जाहिर हुआ। उसने पूछा कि क्या कश्ती काम कर रही है। स्टीवन ने झूठ बोला और कहा कि नहीं, वो सिर्फ खाना ढूंढ रहे हैं।
आदमी ने अचानक बंदूक निकाली। स्टीवन डर गया और उसे साथ ले जाने पर इत्तेफाक किया, लेकिन ये सिर्फ सूरत हाल को मुस्तहकम करने के लिए था। आदमी की कमर पर अफरियत के जख्म देखकर स्टीवन जानता था कि वो जल्द तब्दील हो जाएगा। उसने कहा कि उसे पेट्रोल लाना है। वो एक तरकशुदा कार की तरफ चला। आदमी उसके पीछे आया। उसने स्टीवन को खंजर निकालते नहीं देखा। कुछ देर बाद स्टीवन अकेला दरिया पर वापस आया। उसने अपनी बेटी को कहा कि जल्दी से बाहर निकलो। कश्ती को पानी में कामयाबी से डालने के बाद स्टीवन ने अपनी बेटी के साथ सफर किया और कामयाबी से एक वीरान जजीरे पर पहुंच गए जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। ये निस्बतन महफूज था, लेकिन सामान बहुत कम था, इसीलिए इंसानी जिंदा बच जाने वालों ने इसे अपना कैंप नहीं बनाया। 1 साल बाद विला रोजाना समुद्र की तरफ देखती, दूसरी तरफ की लामुतनाही जंगें, अफरा तफरी और तबाही देखती। इस मुकाम पर एक समुद्री परिंदा उसके ऊपर से उड़ा। ये पहली बार था कि विला ने अपनी जिंदगी में उड़ता हुआ जानवर देखा। दिन गिनने के बाद वो चट्टान पर चढ़ी और समुद्री परिंदे का घोंसला पाया। उसके अंदर 4 अंडे थे। फिर उसने 3 अंडे ले लिए क्योंकि जजीरे पर खाने को तकरीबन कुछ नहीं था। एक छोड़ने से समुद्री परिंदे की अफजाइश नहीं रुकेगी। अंडे घर लाने के बाद विला पुरजोश होकर अपनी ट्रॉफी अपने बाप को दिखाई, लेकिन स्टीवन मुसलसल शिकायत करता रहा। उसने कहा कि चट्टान बहुत फिसलन वाली है, परिंदे के अंडे हासिल करना वाकई खतरनाक है। विला ने कहा कि वो संभाल सकती है। स्टीवन को अपनी बेटी को कहना पड़ा कि घर वापस जाकर आग जलाए और अंडे तले, लेकिन विला खाना पकाना नहीं चाहती थी। वो इसके बजाय लकड़ी काटकर तरबियत करना चाहती थी। बात करते हुए वो अपने बाप से लड़ना चाहती थी। बहरहाल स्टीवन एक साबिक फौजी था। हालांकि उसकी खिदमत के दौरान पुरानी टांग की चोट थी, फिर भी उसने विला को ज्यादा कोशिश के बगैर हरा दिया। बेटी को हराने के बाद स्टीवन ने कहा कि वो कल उसकी खसूसी तरबियत जारी रखेगा। रात को विला आईने के सामने बैठकर अपने बाल संवार रही थी, उदास नजर आ रही थी। स्टीवन ने पूछा कि क्या हुआ है। उसने कहा कि वो अपनी माँ को याद कर रही है। लॉरा को उसके बाल संवारना सबसे ज्यादा पसंद था। वो चाहती थी कि उसका बाप इसी तरह उसके बाल बनाए। स्टीवन भी अपनी बीवी को याद करता था। उसने कोशिश की कि लॉरा की तरह अपनी बेटी के बाल गूंधे। खुशकिस्मती से वो इसमें काफी माहिर था, हत्ता कि विला ने उसकी तारीफ की, कहते हुए कि ये बिल्कुल लॉरा की तरह है। अपनी बेटी को मुस्तकबिल की उम्मीद से भरने के लिए स्टीवन ने उसे अफरीतों को मारने वाले एक हीरो की एक और कहानी सुनाई। विला ने ये कहानी बचपन से सुनी थी। उसके पास कोई पालतू जानवर नहीं था और उसने कभी टीवी देखा या रेडियो सुना नहीं था, लेकिन उसके पास उसका बाप और उसकी कहानियां थीं। हालांकि स्टीवन हमेशा तफसीलात को मुबालगा आमेज बनाता था। उसने कहा कि हीरो ने सिर्फ एक बार अपनी कुल्हाड़ी पूरी ताकत से घुमाई और 100 अफरियत फौरन जहन्नुम में भेज दिए गए। कहानी खत्म करने के बाद स्टीवन ने अपनी बेटी को समुद्री परिंदे के अंडे खाने को बुलाया, लेकिन वो अब बड़ी हो गई थी और आसानी से धोखा नहीं खाती थी। वो जानती थी कि ऐसा कोई नहीं कर सकता और शुबा करती थी कि कहानी का मरकजी किरदार दरअसल उसका बाप है। स्टीवन ने वाकई दरार के पहले जाहिर होने पर अफरीतों को मारा था। अफरीतों की कमजोरी उनके सर हैं, जबकि मुतासरा और तब्दील शुदा मर्दों की कमजोरी उनके दिमाग है। वो पहला था जिसने ये दरियाफ्त किया। वो ये कहानी अपनी बेटी को बार बार सुनाता था ताकि वो ये कहानी आगे मुंतकिल करे, ताकि आने वाली नस्लें जाने कि अफरीत कहाँ से आए और इंसानों ने हीरो को कैसे पाया और अफरीतों से कैसे लड़े। बिल्कुल लॉरा की तरह स्टीवन पुख्ता यकीन रखता था कि एक दिन अफरीत भगा दिए जाएंगे और जमीन अपनी साबिका जिंदा दिल हालत में वापस आ जाएगी। अगले दिन स्टीवन ने माइंस का एक बॉक्स साहिल पर ले गया। वो डरा था कि अफरीत इर्तिका कर जाएंगे। कुदरती तौर पर माइंस इंसानों और मुतासिरों के खिलाफ भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। माइंस को कामयाबी से दफन करने के बाद वो और विला ने दूरबीन से मुखालिफ साहिल को देखा, अफरीतों को समुद्र में घूमते देखा। स्टीवन ने अपनी बेटी को टेलीफोन्स कैसे इस्तेमाल की जाती हैं दिखाया। मुसलसल बारिश के बाद जमीन पर कड़े मौजूद होंगे, सादा लोगिस्टिक के जरिए पहाड़ से पानी ला सकते हैं। ये कुरानों में फौजी मनसूबाबंदी में आम है। स्टीवन ने अपनी बेटी को बताया कि अफरीतों के पास आंखें नहीं हैं, लेकिन उनकी दीगर हसास हैरत अंगेज तौर पर तेज हैं और वो मुतासिरों को मौसर तौर पर इस्तेमाल करेंगे, माइंड वेव के जरिए मुतासिरों की देखी गई मालूमात शेयर करेंगे। स्टीवन मुस्कुराया और कहा कि इंसान अफरीतों के लिए एक खतरा है और कोई भी खतरा खत्म कर देना चाहिए। फिर उसने विला को खसूसी तरबियत के लिए ले गया, क्योंकि स्टीवन जानता था कि एक दिन वो अपनी बेटी को छोड़ देगा। वो उसकी जिंदगी भर हिफाजत नहीं कर सकता, इसीलिए विला को खुद बका की सलाहियत रखनी चाहिए। वो बहुत उम्मीद अफसा थी और उसकी महारतें ज्यादा चुस्त हो गईं। उसने चाकू संभालने का तरीका भी उसकी माँ की दिलकशी रखता था। जब वो सब्जी के बाग की घास साफ करने में मसरूफ था, स्टीवन ने अचानक कुछ देखा। वो जल्दी से अंदर भागा ताकि अपनी बेटी को हैरान कर सके। विला ने पूछा कि क्या ये कीड़ा है। स्टीवन ने अपना हाथ खोला। अंदर एक चमकदार सर्ज रंग की स्ट्रॉबेरी थी, लेकिन विला उसे बिल्कुल नहीं पहचानती थी। उसने जल्दी से वजाहत की और उसे ट्राई करने को कहा। जैसे ही विला ने उसे पकड़ा और करीब से देखा, स्टीवन ने कहा कि उसे लगता था कि स्ट्रॉबेरियां बहुत अरसे से मादूम हो गई थीं। उसने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि वो इस छोटे जजीरे पर खुद ब खुद उगाएंगी। ये सिर्फ एक मौजज़ा है। ये सुनकर विला ने अपने बाप को भी एक खाने को कहा। उसे जायका इंतहाई मजेदार लगा। स्टीवन उसे पास्ट की कहानियां सुनाता रहा। अगले दिन विला पहाड़ से नीचे भागकर चश्मे से पानी लाने गई। उसने बेशूरी तौर पर साहिल की तरफ देखा।
एक लड़की देखी और फिर चीख उठी। लड़की आवाज से मुतवज्जो हुई और जल्दी से उसकी तरफ भागी, लेकिन विला फौरन घबरा गई। खौफजदा की लड़की माइंस को चालू कर देगी, उसने बुलंद आवाज में चीख कर उसे रुकने को कहा। खुशकिस्मती से लड़की बर वक्त रुक गई। फिर विला की हिदायत पर अमल करते हुए वो माइन एरिया से निकल गई। लड़की ज़ाहरो कतार रो रही थी और सिसकियां भरती कि अफरियत बहुत खौफजदा है। विला ने पहले उसे गार में अपने खुफिया बेस पर ले गई। आग जलाने के बाद विला ने उसे कहा कि कुछ पानी पीकर सुकून हासिल करे। इस मकाम पर उसने देखा कि लड़की के सर पर चोट है, इसलिए उसने पूछा कि क्या हुआ है। लड़की ने कहा कि शायद कश्ती की टक्कर से हुई हो। इसका 3 अफराद का खानदान उसकी दादी के घर पनाह लेने जा रहा था। गैर मुतवक्का तौर पर पानी में अफरियत थे। वो पहले तैर नहीं सकते थे, लेकिन अब तैर सकते हैं। कई अफरियतों ने उनकी कश्ती उलट दी। उसका भाई और बाप मर गए। लड़की की अलमनाक कहानी सुनकर विला को गहरा हमदर्दी हुई और उसने जल्दी से अपने बाप के तैयार करदा खुश्क राशन निकाला और उसे कहा कि अगर भूख लगी हो तो कुछ खा ले। उसने घर जाकर मजीद खाना लाने का इरादा किया था, लेकिन लड़की बहुत डरी हुई थी। वो मुसलसल इल्तिजा करती रही कि उसे गार में अकेला ना छोड़े। विला ने हिचकिचाते हुए इत्तेफाक किया। मंजर तब्दील होता है और विला खुद को जंगल में पाती है। अचानक पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। उसने जल्दी से अपने चाकू पर हाथ रखा। होशियार, करीब आने वाला शख्स दरअसल उसकी माँ थी। माँ बेटी ने गले लगाकर रोई। चंद सेकंड बाद लौरा ने इसरार किया कि वो फौरन चलें। विला ने अपने बाप के बारे में पूछा, लेकिन लौरा ने कहा कि इंसानियत को जंगजुओं की जरूरत है। ताहम स्टीवन की टांग खराब है और वो लड़ नहीं सकता, और ऐसे बेकार शख्स को जाने का हक नहीं, वो सोचते हैं। विला ने इर्द गिर्द देखा और समझा कि ये सब सिर्फ एक ख्वाब है। वो जोर से हाँफती रही। सुकून हासिल करने के बाद वो जानती थी कि उसका बाप जरूर परेशान होगा, इसलिए उसने जल्दी से अपनी चीजें पैक की और घर वापस गई। जैसे ही वो दरवाजे से दाखिल हुई, उसने अपने बाप को चौंका दिया, लेकिन वो उसे देखकर खुश हुआ। स्टीवन ने गुस्से से पूछा कि वो पिछली रात कहाँ थी। विला को लड़की के बारे में सच बताने की हिम्मत नहीं हुई। उसे झूठ बोलना पड़ा और कहना पड़ा कि वो जंगल में गुम हो गई थी। उसने रात को एक महफूज जगह ढूंढकर सोई। उसके बाप को शबा नहीं हुआ। उसने विला को कहा कि कुछ खा ले ताकि पेट भर जाए। इस दौरान उसने कहा कि वो लाए हुए कैंड फूड तकरीबन खत्म हो गए हैं और मौसम ठंडा हो रहा है। बाग में भी खाने को कुछ नहीं बचा। उन्हें किफायत शाहरी करनी चाहिए ताकि ये गुजर जाए। मिनटों बाद उसने हथियार के बारे में पूछा और उसके बाप ने इंकिशाफ किया कि उसे पिछले साल उन्हें रोकने वाले मुतासरा आदमी को मारना पड़ा था। फिर उसने उसे याद दिलाया कि औरतें भी तब्दील हो सकती हैं, लेकिन इम्कान बहुत कम है। देर रात विला ने तस्दीक की कि उसका बाप गहरी नींद में है। वो चुपके से उठी और बाकी 2 कैन ले लिए, लेकिन गौर करने के बाद उसने एक कैन वापस रख दिया। फिर विला गार में अपनी नई दोस्त से मिलने भागी। लड़की ने कैन लिया और जल्दी से खाना खाना शुरू कर दिया। देख कर कि वो तकरीबन खत्म कर चुकी है, उसने उसे याद दिलाया कि किफायत से खाए, क्योंकि ये चीज बहुत कमियाब है। लड़की ने पूछा कि क्या वो अकेले रहती हैं। विला को सच बताने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसने हाँ कहा। फिर उसने अपनी कीमती मुसव्वर किताब निकाली और उसमें मौजूद जानवरों की वजाहत की। ये सब चीजें थी जो उन्होंने कभी नहीं देखी। दुनिया रोशन और खूबसूरत है। किताब खत्म करने के बाद बिला ने लड़की को एक और कहानी सुनाई, कहते हुए कि हीरो ने इंसानियत के लिए लड़ा। उन्होंने अफरियतों की पहली खेप को मारा। उन्हें लगा कि जंग खत्म हो गई। गैर मुतवक्का तौर पर एक जख्मी आदमी दर्द से चीखा। फिर वो सबके सामने तब्दील हो गया। हीरो ने फौरन अपनी कुल्हाड़ी घुमाई। कामयाबी से तब्दील शुदा अफरियत को मारने का तरीका ढूंढ लिया। वो यकीन रखती थी कि वो बाद में दरार बंद कर देगी, तमाम जानदारों की तकलीफ खत्म कर देगी। कहानी सुनने के बाद लड़की ने बका की उम्मीद दोबारा जगा दी। विला भी बहुत खुश थी। उसने अपनी पसंदीदा टोपी लड़की को दे दी। फिर वो तुलुए फजर से पहले जल्दी से घर वापस आ गई। अगले दिन स्टीवन ने अपनी बेटी की लड़ाई की तरबियत जारी रखी। उसने देखा कि वो ज्यादा माहिर हो रही है, इसलिए उसने उसके साथ एक खेल खेलने की तजवीज़ दी। उन्होंने उकाब मुर्ग पकड़ता है खेला। विला दिल खोलकर हंसी, लेकिन स्टीवन अचानक बेहोश होकर गिर गया, क्योंकि वो जानता था कि खाना काफी नहीं है ताकि उसकी बेटी ज्यादा खा सके। उसने हाल ही में ज्यादा नहीं खाया था। वो जानती थी कि वो भूखा है, इसलिए वो सूप बनाना चाहती थी, लेकिन उसके बाप ने इनकार कर दिया, कहते हुए कि हमें तब तक जारी रखना चाहिए जब तक लौरा ना आ जाए। स्टीवन ने ये जुमला सैकड़ों बार कहा था, लेकिन विला जजीरे पर इतना लंबा इंतजार कर चुकी थी। उसकी माँ अभी तक जाहिर नहीं हुई थी। वो मजीद कैद नहीं रहना चाहती थी, बजाय उसके वो अपनी माँ की तरह लड़ना चाहती थी, हत्ता कि आखिरी नतीजा मौत ही क्यों न हो। स्टीवन गुस्से में आ गया, चीख कर कहा कि उसकी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि विला अच्छी तरह जिए। लेकिन सुकून हासिल करने के बाद स्टीवन ने बॉक्स से अपनी पुरानी तलवार निकाली। जैसे ही तलवार निकली, विला जज्बात से मगलूब हो गई। ये वही था जो वो हमेशा ख्वाब देखती थी, एक हकीकी जंगजू बनना। और ये तलवार रखना एक अजीम आगाज था। अगले दिन विला तलवार लड़की को दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने बाप को कहा कि वो गश्त करने जा रही है ताकि देखे कि कुछ खाना मिल सकता है। उसने उसे कहा कि हर चीज से मोहतात रहें। विला ने कहा कि वो ठीक होगी। फिर उसने तलवार लहराई और पुरजोश होकर गार की तरफ गई, कहते हुए कि वो कुछ अच्छा लाई है। लेकिन जब वो आग के करीब पहुंची, विला हैरत से जम गई। उसने देखा कि उसके सारे तबरकात बेनाम हो चुके हैं। इसमें लौरा की बुनी हुई सालगिरह की टोपी भी शामिल थी। विला दिल शिकस्ता हो गई, समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ है।
इस मकाम पर पीछे से एक अजीब आवाज आई। उसने जल्दी से आवाज का पीछा किया और लड़की को करीब ही झुके हुए पाया। उसने पूछा कि उसने उसके तबरकात क्यों तबाह किए। लड़की खामोश रही। विला जल्दी से करीब आई, सिर्फ ये देखकर हैरान हो गई कि लड़की तब्दील हो चुकी है। विला खौफजदा हो गई। लड़की उस पर झपटी और उसे जमीन पर गिरा दिया। विला बिल्कुल भूल गई कि कैसे लड़ना है। दर उस लम्हे पर स्टीवन पहुंचा और पागलों की तरह अफरियत पर गोलियां चलाईं, लेकिन गोलियां जल्दी खत्म हो गईं। गुस्से में अफरियत उस पर झपटा। स्टीवन ने मौका देखकर तलवार को उसके जहन में जोर से घूंपा। फिर वो जल्दी से अपनी बेटी को एक रोशन जगह पर ले गया ताकि उसके जिस्म की जांच करे। तसल्ली करने के बाद स्टीवन ने अपनी रोती हुई बेटी को कहा कि हिम्मत करे, उनकी मौजूदा सूरत हाल बहुत खतरनाक है। अफरियत नहीं सकते हैं कि वो तैर कर नहीं आ सकते ताकि महफूज रहें। उन्हें फौरन कश्ती लेकर एक दूसरे वीरान जजीरे पर छुपना चाहिए। विला ने एतराफ़ किया कि अफरियत पहले से तैर सकते हैं। स्टीवन ने ये सुनकर अपनी रफ्तार तेज कर दी। उसने अपनी बेटी को बताया कि माइंस अफरियतों को तकरीबन 10 मिनट ताखीर करेंगे। उन्हें जल्द अज जल्द कश्ती पर सवार होना चाहिए। इसी दौरान अफरियतों की एक बड़ी फौज तेजी से जजीरे की तरफ तैरकर आ रही थी। जजीरे पर उतरने के बाद उन्होंने माइंस चालू कर दी। गराटों को सुनकर स्टीवन और उसकी बेटी रुक नहीं सके। दोनों ने एक तख्ते पुल से शॉर्टकट लेने का इरादा किया। ये विला की रोजमर्रा की तरबियत का हिस्सा था, इसलिए नीचे दरा होने के बावजूद वो बेखौफ दूसरी तरफ चली गई। कामयाबी से उबूर करने के बाद वो अपने बाप को कहने वाली थी कि उसके पीछे आए, लेकिन हैरान हो गई कि उसके पीछे एक तब्दील शुदा अफरियत है। उसने जल्दी से मदद के लिए मुड़ी। फिर उसने अपनी कीमती तलवार पकड़ी और अफरियत का सर काट दिया। लेकिन जो उसने तवक्का नहीं की वो हुआ। तब्दील शुदा अफरियत का दिमाग अभी भी सालिम था। उसने सीधा माइंड लहर चालू की ताकि जिस्म को कंट्रोल करे और लड़ाई जारी रखे। विला इससे हैरान हो गई। खुशकिस्मती से उसका बाप तब्दील शुदा अफरियत के सर पर कदम रखकर उसे कुचल दिया और अपनी बेटी को याद दिलाया कि तब्दील शुदा अफरियत की कमजोरी उसका दिमाग है। थोड़ी देर भागने के बाद स्टीवन पुरानी टांग की चोट फिर से होने की वजह से जमीन पर गिर गया। बात बदतर एक और तब्दील शुदा अफरियत उनका पीछा कर रहा था। विला ने बहादुरी से तलवार निकाली और उसके सर पर हमला किया। फिर उसने अपने बाप की मदद की और कामयाबी से साहिल पर पहुंच गई। लेकिन स्टीवन जाने को तैयार नहीं लगता था। बेटी को इंजन शुरू करने की हिदायत देने के बाद उसने अपने सीने पर खरोंच का इंकशाफ किया। विला हकीकत कबूल नहीं कर सकती थी। इस मकाम पर अफरियतों की गराटें करीब से करीब आ रही थीं। विला जानती थी कि उसे जाना चाहिए, इसलिए वो जल्दी से कश्ती की तरफ भागी। अपने बाप की हिदायत पर अमल करते हुए उसने कश्ती को पकड़ने वाली रस्सी को पूरी ताकत से काट दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि कश्ती समुद्र में नहीं गिरी। विला ने देखा कि रैंप में कुछ गलत है। उसने कश्ती को पूरी ताकत से धकेला। खुशकिस्मती से कश्ती वाकई हरकत में आई, लेकिन फिर मुकम्मल फंस गई, सिर्फ थोड़ा फासला तय करके। उसने कश्ती को दोबारा धकेलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। उसने मायूसी से अपने बाप की तरफ देखा, जो वक्त खरीद रहा था सिर्फ ये देखने के लिए कि वो तब्दील होने की अलामात दिखा रहा है। वो जानती थी कि अब वो सिर्फ अपने आप पर इन्हिसार कर सकती है, इसलिए उसने पुख्ता इरादा करके अपनी तलवार निकाली, किसी भी लम्हे लड़ने के लिए तैयार। स्टीवन ने अपनी आखिरकार बढ़ी हुई बेटी को देखकर बेहद सुकून महसूस किया। इस लम्हे अचानक समुंदर से भौंकने की आवाज आई। विला ने आवाज का पीछा किया और देखा कि ये उसकी माँ एक ग्रुप के साथ आ रही है। उसकी माँ ने वाकई उसके लिए एक जिंदा कुत्ता पाया था। विला इंतहाई मुहर्रिक हो गई। करीब आते अफरियतों की फौज के सामने सुकड़ने के बजाय उसने चीखकर कहा कि वो उस पर आए।